नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2021 के विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद पश्चिम बंगाल का पहला दौरा किया। इस दौरान अमित शाह ने बंगाल बीजेपी इकाई के साथ बैठक की और पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की। हालांकि बंगाल में आए दिन राजनीतिक साजिश के चलते हत्या होने के कारण राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग को शाह ने खारिज कर दिया। अमित शाह ने कहा कि बंगाल के बीजेपी नेताओं को राष्ट्रपति शासन लगाने के अपने सपने को छोड़ने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता ने एक विशाल जनादेश के साथ एक सरकार को चुना है, इसे बर्खास्त करना अनुचित होगा। दरअसल तृणमूल कांग्रेस के आक्रामक रवैये के खिलाफ बंगाल बीजेपी इस लड़ाई में खुद को अकेला महसूस कर रही है। बंगाल बीजेपी के नेताओं ने अमित शाह के सामने राष्ट्रपति शासन को जरूरी बताते हुए राजनीतिक हत्याओं, सामूहिक बलात्कार और हिंसा के अन्य रूपों का हवाला दिया। इस पर शाह ने कहा कि इस मामले में सीबीआई अपना काम कर रही है। इस स्थिति में बंगाल बीजेपी के पदाधिकारियों और चुने गए प्रतिनिधियों को राजनीतिक स्तर पर तृणमूल से मजबूती से लड़ना चाहिए। चुनाव में तीसरी बार पश्चिम बंगाल में जिस तेवर के साथ ममता बनर्जी ने इस बार अपना परचम लहराया है, निश्चित रूप से जो संदेश अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिया उसके कई मायने हैं। और इन्हीं मायने में एक ये कि लोकतंत्र को मजबूत करने का संदेश, और जो लगातार हम ये कहते रहे कि वहाँ पर जो बड़ी संख्या में 77 के करीब जो विधायक जीते हैं, उन विधायकों को चाहिए और जो सांसद वहाँ से जीतकर लोकसभा तक पहुँचे हैं, उन सांसदों को, विधायकों को एकजुट होकर और पूरे तेवर के साथ तृणमूल से एक सार्थक विरोध विपक्ष के रूप में करना होगा। और यही संदेश अब शाह ने अपने जो एक बीजेपी के उनके कार्यकर्ता हैं को दिया है कि राष्ट्रपति शासन विकल्प नहीं है। और शायद ये राजनीतिक विद्रूपता का एक उदाहरण होगा। इसलिए लड़िए, हिम्मत से लड़िए और तृणमूल के सामने विपक्ष की असरदार भूमिका निभाइए। इस बार जो बड़ी कमियां रही उसमें बीजेपी के पास बड़ा चेहरा नहीं था। बंगाल में मुख्यमंत्री पद का बड़ा चेहरा नहीं होना, स्थानीय नेतृत्व में दिलीप घोष जैसे कुछ और नाम, लेकिन वो कद नहीं जो ममता बनर्जी के सामने पूरे तेवर के साथ लड़ सके और युद्ध कर सके लोकतंत्र का। इसके बाद लगातार ममता ये बताती रही कि टूरिस्ट गैंग है जो बंगाल में आई है बीजेपी की। और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। तीन मेहमान इस समय हमारे साथ हैं। सुमित्र मेहरोत्रा टीएमसी से, शुभेंदु शेखर अवस्थी बीजेपी से और दिलीप यशवर्धन राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का स्वागत एएनबी न्यूज पर। सबसे पहले सुमित मेहरोत्रा जी आपके पास आएंगे। बिल्कुल, आपको तो एकदम जो अमित शाह का दौरा था उसमें संदेश साफ मिल चुका है कि लोकतांत्रिक चुनी हुई बड़े जनादेश की सरकार, तो उसको स्थिर रखना और उसको कायम रहना, ये स्वस्थ लोकतंत्र का उदाहरण। कैसे देखते हैं अमित शाह के इस वक्तव्य को, इन बयान को, और जो संदेश उन्होंने पश्चिम बंगाल की वहाँ की जो स्थानीय इकाई है, जो राज्य इकाई है, उसको दिया है? देखिए त्रिशूल भाई, ये हर कोई पहलू नहीं होता है कि कहीं पे भी आप जाएं तो आप इनके जो नेता हैं वहां पे बंगाल में, वो लोग राष्ट्रपति शासन की मांग करते हैं। ठीक है, आप लोग राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं, पर वहां की जनता में क्या संदेश जा रहा है कि चुनाव होंगे, हर जगह अगर कोई चीज ऐसी चीज हो रही है तो आप राष्ट्रपति शासन की मांग करेंगे। ऐसे तो उत्तर प्रदेश में भी होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में भी मांग होनी चाहिए कि हत्याएं हो रही है, रेप हो रहे हैं, मर्डर्स हो रहे हैं। तो
ये कोई समस्या का समाधान नहीं है हम्म, कि दूसरी चुनी हुई सरकार के ऊपर आरोप लगाना। हम्म, आरोप लगाते रहते हैं, लोगों को काम नहीं करना। हम्म, मेन मुद्दा था वहां पे ये क्यों गए हम्म, बंगाल के अंदर। हम्म, बंगाल में ये इनके जो नेता हैं वो इनसे संतुष्ट नहीं हैं, चाहे हम्म, इनके विधायक हो चाहे इनके सांसद हो। हम्म, आप, मैंने आपके चैनल में पहले भी कहा है और आज भी कह रहा हूँ, हम्म, संतुष्ट नहीं है हम्म, बीजेपी से। हम्म, कई बड़े नेता पार्टी छोड़ने के लिए बैठे हुए हैं। हम्म, कुछ समय आने दीजिए, आप लोगों को पता चलेगा कि वहां पे कितने लोग छोड़ने के लिए बैठे हैं। 15 से 20 नेता ऐसे हैं बड़े ठीक है, जो पार्टी छोड़ने के लिए बैठे हैं। ठीक है। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, देखिए बाबुल सुप्रियो का चले जाना, अर्जुन सिंह के बयान, और उसके बाद लगातार शाह के दौरे से पहले कई नेताओं का पार्टी आप मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराइए आप, बहुमत में हैं और आप प्रचंड बहुमत में हैं, पूरे देश में हैं, मुस्कुरा सकते हैं आप, आपके मुस्कुराने को पूरी तरह से जायज़ लिया जाएगा। लेकिन लगातार नेता पार्टी छोड़ रहे हैं और पश्चिम बंगाल में हड़कंप मचा हुआ है, हलचल मची हुई है बीजेपी में, और आपको भी लग रहा है कि चुनौती है, और ये चुनौती मुस्कुराने से नहीं मिटेगी, इसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और शायद ये दौरा वही था। तो संदेश तो बड़ा अच्छा दिया है कि लोकतांत्रिक स्थिरता बनी रहे। लेकिन एक बात कही है जो हम शुरुआत से कह रहे थे, आपसे भी हमने कई बार पूछा, कई डिबेट में पूछा, कि वहाँ पर जो स्थानीय राज्य इकाई के जो चुने हुए नेता हैं, जो दिल्ली तक पहुँचे हैं, जो कलकत्ता तक आए हैं, वो लड़ नहीं रहे हैं, उनकी लड़ाई थोड़ी कमज़ोर पड़ रही है। देखिए किशोर जी, मैंने आपको कई बार और कई हर डिबेट में कहा है, ममता बनर्जी और उनकी जो पार्टी है टीएमसी, उनके गुंडों ने वेस्ट बंगाल को एक अराजक स्टेट डेवलप कर दिया है। कोई बड़ी फैक्ट्रियां नहीं जाना चाहते, लोगों की स्थितियां डे बाय डे खराब होती जा रही हैं, और एक युद्ध सा स्थिति है। हमारे प्रवक्ता साहब ने बड़े आराम से उसको उत्तर प्रदेश से कंपेयर कर दिया। चुनाव के बाद कलकत्ता से लेकर वेस्ट बंगाल के कोने कोने तक कितने लोगों की हत्याएं हुई भारतीय जनता पार्टी के, और कितने महिलाओं के साथ रेप किया टीएमसी के गुंडों ने, ये सबको मालूम है। हम उत्तर प्रदेश में जीते। अच्छा, टीएमसी में कार्यकर्ता नहीं है, गुंडे ही हैं, ये एक तो आप ये स्पष्ट कर दीजिए, कार्यकर्ता है नहीं उनके पास, गुंडे ही हैं। देखिए अभी मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में इतनी भारी बहुमत के साथ आपने 3-4 बार कहा ना टीएमसी के गुंडे, टीएमसी के गुंडे, तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, स्पष्ट कर दीजिए, गुंडे हैं, कार्यकर्ता नहीं है। उन्होंने, आप देखिए वो गुंडे हैं। अभी पीछे एक आगजनी करके उन्होंने पूरे लोगों को जला दिया। उस दिन भी डिबेट में मैं आपके साथ था, और ये तरीका नहीं है। फिर भी हमने एक सहनशीलता का उदाहरण पेश कर रहे हैं, क्योंकि हम लंबी लड़ाई लड़ने वाले हैं। हम 3 थे तब भी लड़ रहे थे, या 75 है तब भी लड़ेंगे, और आने वाला समय है हम निकल के वहीं से अपनी लड़ाई को जीत के और सरकार बना के दिखाएंगे। मेरी बात क्यों है, जो आपने कहा बहुत सारे नेता आ गए चले गए, उत्तर प्रदेश में आपने देखते में नेता चले गए थे, स्वामी उनकी तो जिंदगी खराब हो गई। खैर, उत्तर प्रदेश में जो गए थे, बंगाल की बात कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ। तो ये एक ऐसा ट्रांजिशन स्टेट है, इस ट्रांजिशन स्टेट पर हम अपने कार्यकर्ताओं को भी परखते हैं, और जो मौका परस्त लोग होते हैं वो जाते भी हैं। पॉलिटिकल पार्टी में जाना और आना समय के साथ लगता है, लगेगा भी, हो सकता है कुछ लोग चले जाए और कुछ लोग आ जाएं। पर जिस तरीके से हमने 3 से 75 किया है, यदि ये परसेंट है, ये इस बुने से हम यदि आगे आने वाले समय पर आए तो 75 से कितने आएंगे, ये टीएमसी के प्रवक्ता को समझ लेना चाहिए। हम संघर्ष कर रहे हैं, हम लोकतांत्रिक संघर्ष कर रहे हैं, और यही मैसेज अमित शाह जी ने वहाँ के कार्यकर्ताओं को दिया कि आपके ऊपर रेप हो रहे हैं, आपके ऊपर दुनिया भर के अत्याचार हो रहे हैं, उसकी जांच जो एजेंसीज है वो कर रही हैं, परंतु उसके ऊपर राष्ट्रपति शासन लगाना
आज की स्थिति में ठीक नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। दिलीप यशवर्धन जी, देखिए बीजेपी जो कहती है वो करती नहीं है, और जो करती है वो कहती नहीं है, तो कैसे देखते हैं इस शाह के इस दौरे को और इस बयान को? जो मेरा सवाल है उसको। त्रिशूल जी, जो शाह साहब का दौरा है इस समय बंगाल का, वो एक प्योर राजनीतिक दौरा है, सामाजिक दौरा नहीं है। राजनीतिक दौरा सामाजिक दौरे में फर्क ये है कि जब विधानसभा के चुनाव हुए थे और चुनाव में रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के विपरीत गए, अगर आप ये मानते हैं, भाजपा के प्रवक्ता ये मानते हैं कि आप बंगाल में जीते थे, आपकी सीटें बढ़ी थी, तो फिर यही बात आपको उत्तर प्रदेश में भी माननी पड़ेगी कि उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी जीती है, हारी नहीं है। क्योंकि जो स्थिति आपकी बंगाल में थी वही स्थिति समाजवादी की उत्तर प्रदेश में है, ये एक अलग बात है। जो मैं बात कह रहा था कि सामाजिक और राजनीतिक दौरे की, जब विधानसभा के चुनाव हुए और आपको सरकार बनाने की उम्मीद थी, तो बहुत सारे लोग टीएमसी से टूट करके आपके में आए, बड़ा मनोबल बढ़ा था वहां के लोगों का, और ये उम्मीद थी कि बंगाल में इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं बनी। और सरकार नहीं बनने के बाद जब ममता बनर्जी ने वहां पर मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली, उसके बाद भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ क्या हाल किया गया वो मीडिया में कम आया, लेकिन जग जाहिर है कि किस तरीके से वहां पर बदसलूकी हुई, मारे गए, निकाले गए, दौड़ाए गए, कपड़े फाड़े गए, साड़ियां उतारी गई। ये सारा का सारा खेल बंगाल के अंदर हुआ और ममता बनर्जी की सरकार में हुआ। उनके नेतृत्व में हुआ कि नहीं हुआ ये मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ टीएमसी के नेतृत्व में जरूर हुआ। तब भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे वो अमित शाह जी हो, चाहे वहां के प्रदेश अध्यक्ष हो, या चाहे मोदी जी हो, या योगी जी जो यहाँ से बड़ा दम भर रहे थे हिंदुत्व का, वो हो, तब किसी ने अपने कार्यकर्ताओं का ख्याल नहीं किया। अब लगभग काफी समय बीत गया है, वो जो उन्माद एक लोगों के अंदर। दिलीप यशवर्धन जी, मैं इसका भी आपसे जवाब दूंगा कि बीजेपी जो कहती है वो करती नहीं है, और जो करती है वो कहती नहीं है। लेकिन पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। दिलीप यशवर्धन जी, जरा इस पर भी रोशनी डाल दीजिए कि बीजेपी का कहना और करना दोनों अलग अलग है। ये पता नहीं चल पाता, तो निश्चित रूप से शाह अगर बंगाल गए हैं तो कोई ना कोई यंत्र मंत्र तंत्र सब करके आए होंगे, पक्का तावीज करके आए होंगे। अब टीएमसी को उसका असर कुछ समय बाद दिखेगा, अभी नहीं दिखेगा। नहीं, ये हमेशा ये बातें सही नहीं होती है त्रिशूल जी। जाहिर सी बात है कि अमित शाह साहब जादूगर हैं, और उन्हीं के जादू से और उनके और मोदी जी के जादू से पूरे प्रदेश में, पूरे देश में उनकी जो जादूगरी है वो खिल रही है, लेकिन बंगाल में उनका जादू चल नहीं पाया। और अब ये जो दौरे हैं, ये दौरे मैं जो पहले कह रहा था कि सामाजिक दृष्टि से नहीं है, प्योर राजनीतिक दृष्टि से है, क्योंकि अब 2024 के चुनाव आ गए हैं। और अभी आसनसोल में जो शत्रुघ्न सिन्हा की जीत हुई थी बाईपोल इलेक्शंस में, और बड़ी जीत 3 लाख करीब के वोटों से जो जीत हुई है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक और अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा टीएमसी के टिकट पे जीते हैं, और शत्रुघ्न सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के ही पुराने कैंडिडेट हैं। तो उनकी जीत उस आसपास के क्षेत्र में, जो बिहार बाहुल्य क्षेत्र है वो बंगाल, लेकिन वो बिहार बाहुल्य क्षेत्र है जहाँ बिहारियों का या बिहार का असर है, वो क्षेत्र शत्रुघ्न सिन्हा से प्रभावित है, और शत्रुघ्न सिन्हा इस समय टीएमसी का दामन थामे है, तो ये भारतीय जनता पार्टी को नुकसान करेगा। तो जो 2024 में इलेक्शन है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए केंद्र में सिर्फ सरकार बनाना महत्वपूर्ण नहीं है, प्रचंड बहुमत से सरकार बनाना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे बिल जो भारतीय जनता पार्टी लाना चाहती है और जो इस देश के लिए जरूरी भी हैं, उन बिलों को आना चाहिए। उन बिलों के आने से इस देश के भविष्य पर बहुत पॉजिटिव फर्क पड़ेगा। शायद वो बिल नहीं आ पाएंगे अगर ये प्रचंड बहुमत से 2024 में नहीं जीते। तो ये जो 2024 की जीत की गणित है, इस गणित के नाते अमित शाह साहब का दौरा बंगाल में लग रहा है, क्योंकि बंगाल कमजोर है इनका। विधानसभा चुनाव हारने का मतलब है कि आपके लोकसभा चुनाव पे भी फर्क पड़ेगा। उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा अखाड़ा कहा जाता है राजनीति का, यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी की 3 गुना बढ़त हुई है, तो ये 3 गुना बढ़त भी
भारतीय जनता पार्टी के चिंता का विषय है। तो ये जो चिंता का कारण है, यही कारण है कि बंगाल के दौरे शुरू हो गए हैं। गुजरात का दौरा ऑलरेडी चल रहा है क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं वहां पर, और आपके हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन आने वाले हैं। तो डबल प्रेशर है। इस डबल प्रेशर को मेंटेन करने के लिए दिलीप जी, शत्रुघ्न सिन्हा के साथ पीछे यशवंत सिन्हा भी है। यशवंत सिन्हा भी है पीछे और यशवंत यशवंत सिन्हा भी का मनोबल बढ़ गया होगा। शत्रुघ्न सिन्हा का बाईपोल जीतना यशवंत सिन्हा के लिए भी मनोबल बढ़ाएगा। और मुझे लगता है कि 2024 में शायद यशवंत सिन्हा भी टीएमसी के टिकट पर ही बंगाल में किसी सीट से अपना भाग्य दोबारा आजमाएंगे। और अगर आजमाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसान ही करेंगे, फायदा नहीं करेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी की 2024 की, लेकिन इतनी बड़ी पार्टी को दो लोग क्या नुकसान पहुंचा देंगे? इतनी बड़ी पार्टी को दो लोग क्या नुकसान पहुंचा देंगे? 18 करोड़ कार्यकर्ताओं की पार्टी को दो लोग क्या कर लेंगे? नहीं, 2 लोग से फर्क नहीं पड़ता है। आप देखिए, जो शत्रुघ्न सिन्हा की 3 लाख वोटों से जीत हुई है, तो ये एक सीट पर प्रभाव नहीं डालेगी, ये कई सीट पर प्रभाव डालेगी। देखिए, राजनीति का एक ट्रेंड होता है, राजनीति में हवा चलती है और जिसकी हवा चलती है वोटर भी उसी तरफ चल देता है। तो अगर ये हवा भारतीय जनता पार्टी की चली लेकिन सत्ता नहीं दिला पाई, सत्ता चली गई टीएमसी के खाते में, और टीएमसी की सत्ता सरकार बनते ही बहुत सारे लोग जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल थे, वो चाहे डर के कारण, चाहे सत्ता में लालच होने के कारण, या अपने आप की या अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के कारण वापस टीएमसी का दामन थाम लिया उन्होंने। ठीक है। तो अब इस समय टीएमसी बंगाल में मजबूत थी, पहले भी मजबूत थी और इस बार अब और मजबूत हो गई है। तो एक सीट या 2 सीट की बात नहीं होती है, ये 1-2 सीट की जीत और हार उस क्षेत्र के आसपास के कई सीटों पर प्रभाव डालता। नहीं, गिनते नहीं है ना, इसलिए मैं आपको कह रहा था। सुमित मल्होत्रा जी, बंगाल के बाद आपने भी थोड़ा ये सोचा कि चलिए राष्ट्रीय स्तर पर थोड़ा अपना वर्चस्व बढ़ाया जाए। क्या हुआ? गोवा भी गए और उत्तर प्रदेश भी ममता बनर्जी आईं, और पश्चिम बंगाल के ऊपर एक ठप्पा लगा हुआ है हिंसाग्रस्त क्षेत्र का, और वहाँ पर हिंसा है। अब इसका जवाब आपके पास नहीं है, गोलमोल आप कुछ भी कर दें। हाँ, ये आपको बढ़त मिली है कि शत्रुघ्न सिन्हा जीत गए हैं आसनसोल से, और वो बीजेपी के लिए वहाँ तो कर ही सकते हैं जो भी कुछ करना है आपकी तरफ से, लेकिन ये जवाब नहीं है कि हिंसा थमी नहीं है बंगाल में, वो चेहरा अभी दूर होना बाकी है। कृष्ण भाई, ये कोई हिंसा जो आप कह रहे हैं, हिंसा ये आज से नहीं चली है, सीपीएम गवर्नमेंट के टाइम से आप देखिए छुटपुट घटनाएं होती रहती थी। पर जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी बंगाल में पहुंच करके बंगाल वासियों को बदनाम कर रही है, ममता बनर्जी को बदनाम कर रही है, उस तरीके से जनता भी देख रही है वहां पे। आप विकास की बात करिए, आप प्रदेश में कहीं पे भी जाते हैं, बंगाल को लेकर केवल एक बैठ जाते हैं, बंगाल में दंगा हो रहा है। दंगा कहाँ नहीं हो रहा है, कहाँ लड़ाइयाँ नहीं होती है? उत्तर प्रदेश में नहीं होती है, गुजरात में नहीं होती, पर इनको केवल एक टारगेट देखा हुआ है। और जैसा कि अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साहब बैठे हैं, तो उन्होंने कहा था कि टीएमसी के गुंडे, तो वो पहले तो ये साबित करे, टीएमसी के गुंडे अगर भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं, क्या वो गुंडे रहते हैं या वॉशिंग मशीन में धुल करके साफ हो जाते हैं? कई लोग तो इनके पार्टी में गए हैं ना, तो आज उन्हें भी वो गुंडा ही कहेंगे ना, चाहे वो अर्जुन सिंह हो, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे जितने लोग हो, इनको कहना पड़ेगा वो भी गुंडे हैं। ठीक है, अपने नेता को गुंडे के नाम से आपको पुकारना पड़ेगा। नहीं, मैं पूछ लेता हूँ। इनकी भाषा शैली देखिए, हम तो नहीं कहते कि भारतीय जनता पार्टी के गुंडे, हम क्यों कहें भाई, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, एक सभ्यता होती है। पर आज ये कहते हैं टीएमसी के गुंडे, ये कौन सी बात होती है भाई? आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, टीएमसी के लोगों, वहां पे जनता ने टीएमसी के लोगों को जिताया है, ममता जी को जिताया है, तो आप उन्हें बदनाम ना करें, काम की बात करें, विकास की बात करें। आज महंगाई दर देखिए कहाँ पहुंच गई है, रोज सिलेंडर के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, महंगाई दर बढ़ती चली जा रही है, जीडीपी गिरती चली जा रही है देश की, उसके ऊपर कोई नहीं बोलता। ये तो अखंड भारत बनाने के लिए किया जा रहा है, आपको क्या पता? नहीं, कहाँ से बनेगा? और आज हमारे प्रवक्ता साहब बताएं, ऐसे देश में कौन से काम हो गए हैं? चलिए, मैं बिल्कुल आ रहा हूँ आपके पास। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, एक तो ये बताइए शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या है कि जो दूसरी पार्टी में रहता है तब तो गुंडा है, और आपके यहाँ आ जाए तो उसका शुद्धिकरण होके और वो बिल्कुल एकदम पाक साफ हो जाता है और बढ़िया एक राष्ट्रभक्त हो जाता है। ये क्या प्रक्रिया है?
बताइए, ताकि और भी लोग आ सकें, अगर सुने देखें इस डिबेट को तो उनको भी ये समझ में आए कि ये प्रक्रिया ऐसे है। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि ये जो शुद्धिकरण का प्रोसेस है, ये विचारधारा है। हम एक भारत, अखंड भारत, राष्ट्रवाद और इन सब चीजों को लेकर देश को बढ़ाने के लिए आज से नहीं 1925 से लगे हुए हैं, जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण हुआ। आजादी के बाद से लेके फिर जब हमारी पार्टी के 2 लोग हुआ करते थे, तब से लेके आज तक हमने उस विचारधारा को कभी नहीं खोया है। बहुत सारे लोग हमसे मिले और हमने उस विचारधारा में उनको परिष्कृत कर कर अपने मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया है। जी, जिस तरीके से कम्युनिस्ट सरकारें जब रहा करती थी, उस समय के जितने गुंडे थे, और जब सरकारें चली गई, उनके मवाली से, और भी मैं इस तरीके से जो और अच्छे अच्छे शब्द हो सकते हैं, मैं उनको प्रयोग नहीं करना चाहता यहाँ पे, वो सब लोग ममता जी के पास चले गए। अब विचारधारा उनकी अखंड भारत की नहीं है, विचारधारा उनकी राष्ट्रवाद की नहीं है, विचारधारा उनको देश को बढ़ाने की नहीं है। तो वही जो गुंडे हैं जो जिसकी बात कर रहे हैं मल्होत्रा साहब, वो सब आज टीएमसी में हैं, जो पहले कम्युनिस्ट पार्टी में हुआ करते थे। और भाई वो बीजेपी में है। सुन लीजिए, मैं आऊँगा आप बोले तो बिल्कुल आऊँगा आपके पास। सुनिए, हाँ जी। और फिर क्या समस्या हुई? अभी देखो क्या कह रहे हैं, इसकी देश की जीडीपी नीचे जा रही है, जाके आंकड़े देख लो। जब पूरा विश्व, पूरा का पूरा विश्व कोरोना के पीरियड के कारण उनका तहस नहस हो रहा है, इकोनॉमी खत्म हो गई है, वहाँ भारत आज भी 9.7 जीडीपी पे जा रहा है। और डेनमार्क में अभी 3 दिन पहले शायद उनको अच्छा नहीं लग रहा। शुभेंदु जी, दिलीप यशवर्धन जी, ये बाबुल सुप्रियो क्यों नहीं सीख पाए विचारधारा? वो क्यों छोड़ के चले गए? मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन पहले लेंगे एक ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। दिलीप यशवर्धन जी, वो विचारधारा क्यों छोड़ के चले गए बाबुल सुप्रियो? क्यों नहीं विचारधारा को आत्मसात कर पाए? उन्हीं के अंदर कोई कमी थी या क्या बात थी? मैंने अभी कहा था त्रिशूल जी कि बहुत सारे लोग इस विश्वास में या इस लालच में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते थे, जो हमेशा होता है, कोई नई बात नहीं कि ये पार्टी अब सत्ता में आने वाली है। बाबुल सुप्रियो भी उसी का एक नतीजा थे, लेकिन जब सत्ता नहीं बन पाई तो बंगाल का प्यार, बंगालियों का प्यार और सत्ता का लालच या सत्ता का डर, जो भी कह लीजिए, जिस तरीके से वहां पर एक तरीके से नरसंहार कह लीजिए कि बंगाल में हुआ था सरकार बनने के बाद। मैंने कहा कि वो चीजें मीडिया में नहीं, लेकिन क्या वैमनस्यता बंगाल में हुई थी, ये टीएमसी के प्रवक्ता शायद एडमिट नहीं करेंगे बैठ करके, लेकिन ये हुआ था वहां। बहुत बहुत बुरा हाल हो गया था इलेक्शन सत्ता बनने के बाद। शायद बाबुल सुप्रियो को डर था कि वो बंगाल में रह के बंगाल के खिलाफ नहीं जा सकते हैं और उनको बंगाल में ही रहना है, तो बंगाल से अलग नहीं हटके नहीं चलना चाहिए। शायद यही बात थी कि विचारधारा तो कहीं किसी की किसी से होती नहीं है। राजनीति में खासकर किसी की एक विचारधारा, अगर किसी की विचारधारा होती है तो वो एक विचारधारा है कि सत्ता कैसे मिलेगी। यही विचारधारा आदमी को किसी पार्टी में रोकती है या किसी पार्टी दूसरी पार्टी में मिलाती है। ठीक है सुमित मल्होत्रा जी, देखिए बार बार ये बात निकल कर आती है कि जो एक ऐसा चेहरा है कि स्वच्छ राज्य का, वो आप हासिल नहीं कर पा रहे हैं। और ये कैडर शिफ्ट हुआ है, ये अनेकों बार देखने में आया है कि जो सीपीएम का जो लेफ्ट का कैडर था वो शिफ्ट हुआ है। और शायद ये सबसे बड़ा कारण है कि बीजेपी को बड़ी बढ़त मिली इस बार चुनावों में, आप इसको भी नहीं नकार सकते। और लगातार जो मंत्र अमित शाह ने दिया है अब बीजेपी कार्यकर्ताओं को, वहाँ राज्य इकाई के कार्यकर्ताओं को, चाहे विधायक हों चाहे सांसद हो बंगाल के, कि लड़िए, विपक्ष के रूप में मजबूती से सामने खड़े होइए। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर ये मजबूती बढ़ती चली गई तो आपके लिए नुकसान हो सकता है और 2024 में
जो सांसदों का लगातार ग्राफ बढ़ता जा रहा है, पिछली बार भी बढ़ा, इस बार और बढ़ जाए शायद। त्रिशूल भाई आप खुद देखिए, लोकसभा अभी उपचुनाव हुआ, शत्रुघ्न सिन्हा जी जीते। ये तो बस आपके बाबू पास सुप्रियो बहुत, आपने वो उपचुनाव का बाबू तो बड़ा जोरदार उदाहरण दे दिया। ये तो इसके ऊपर तो कोई उदाहरण ही नहीं है। बात नहीं, बड़ी मैं आपको गंभीरता वही से बता हमने पूछी थी और आपने जो उदाहरण दिया है बिल्कुल एकदम बिल्कुल बाउंड्री के बाहर उठा के मारा है आपने समीर। नहीं देखिए, वहां की जनता ने, जनता का प्यार बाबू सुप्रियो के संग में भी था। बाबू सुप्रियो ने छोड़ी सीट, उसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा जी को दिया उन्होंने, टीएमसी को दिया, ममता बनर्जी के प्रति, कि उनको मालूम है वहां पे अगर बंगाल के अंदर कोई विकास की बात होगी, ममता बनर्जी के साथ में होगी। 3 लाख वोटों से जीतना बहुत बड़ी बात है। हिंदी भाषी बेल्ट है वो। हम नहीं कहते बंगाली केवल एक बंगाली है, वहां पे हिंदी भाषी भी है। आज जो वहां पे अमित शाह जी जाते थे, बहुत ज्यादा इन्होंने प्रचार करा, बहुत ज्यादा प्रचार करा, उसके बावजूद भी नहीं कुछ हो पाया इनका। और आने वाले समय में, आज आपसे फिर कह रहा हूं, आने वाले कुछ समय में आप देखिएगा जिस तरीके से इनकी पार्टी में वहां पे संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं लोग, चाहे आपके अर्जुन सिंह हो, कई लोग हैं, देखिएगा कि पार्टी छोड़ने के लिए बैठे हुए हैं, उनकी सुनी नहीं जा रही है। अमित शाह जी तभी तो पहुंचे, दौरा तभी तो करा उन्होंने, और 24 को भी टाइम है। अभी आप मुश्किल से 2 महीने के अंदर देखिएगा कितने लोग इनके बड़े नेता, चाहे सांसद चाहे विधायक, पार्टी छोड़ने वाले। अब वो किधर जाएंगे मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, छोड़ने के लिए बैठे हैं। और आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है वहाँ कोई भी आए पश्चिम बंगाल में? नहीं, पश्चिम बंगाल की जनता देखिए तीसरी बार मैंडेट दिया है ममता दीदी को काम करने के लिए, और काम कर रहे हैं। ठीक है, शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, ये डैमेज कंट्रोल है या वाकई में कोई राजनीतिक दौरा है? देखो, ये हमारा संगठन के कार्यकर्ता हैं, जहाँ पे हमारी सरकारें नहीं रहती हैं, और इस तरीके से जो सरकार है वहाँ पे यातनाएं दे रही है हमारे कार्यकर्ताओं को। और अभी दिलीप साहब ने कहा, यशोधन जी ने, कि जब ये संघर्ष चल रहा था, इनके टीएमसी के जो गुंडे लोग थे वहाँ पे लगातार महिलाओं के साथ रेप कर रहे थे और हत्याएं कर रहे थे, तो हम क्या करें? कई ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि हम प्रेसिडेंट रूल लगा देते, तब आप कहते हैं कि हार गए, हमने ध्यान नहीं दिया, हमने एक्शन लिया, सीबीआई क्या उस पर जिन लोगों ने इस तरीके की घटनाएं करी हैं, चाहे वो यशवर्धन जी हो, दिलीप जी हो या शुभेंदु जी हो, जो गलत करेगा वो फंसेगा और जाएगा। उसमें ममता जी कितना चिल्ला रही हैं। हम के साथ खड़े हैं, लोकतंत्र के साथ खड़े हैं, कितनी भी यातनाएं दे दो। इंदिरा गांधी जी भी आई थी, सबको जेल में बंद कर दिया था, फिर हम सरकार बना के आ जाएंगे। ये विचारधारा है जो निकलती नहीं है। और जो दिलीप जी ने कहा कि ये सत्ता के लिए है, तो शायद अभी तक वो संघ और इस तरीके की विचारधारा जहां से निकलती है वो समझना उनको अभी थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हमको सत्ता की भूख नहीं है, हम विचारधारा की है और भारत माता को परम वेगों पे पहुंचाना है। हमारा रहे या नहीं रहे, 1984 में नानाजी देशमुख ने कहा था, तो उस समय समिति इस निर्णय पर भी लोगों ने 1984 में कांग्रेस को वोट दिया था। तो ये बात हो सकता है आज सुमित जी जो कहना चाह रहे हैं, मल्होत्रा जी की हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं, हम मानते हैं आप जीते हो और आपकी जीत को लेके हम सहर्ष स्वीकार करते हैं, पर हमने भी एक बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है। ये कह रहे हैं बहुत सारे नेता वहाँ शिफ्ट हो सकते हैं टीएमसी में बीजेपी के। मैं खुद वहाँ चुनाव में रहा हूँ, कितनी विपरीत स्थितियों में हमने वो चुनाव लड़ा है, किस तरीके से इनके गुंडों से बच के हमने चुनाव लड़ा है, किस तरीके से वहाँ लोकतंत्र की रक्षा हुई है, मेरे को मालूम है। और मैं बार-बार कह रहे हैं कि बहुत सारे नेता वहाँ आ सकते हैं टीएमसी से, टीएमसी में आ सकते हैं बीजेपी। सब ऐसे बातें ये ना करे तो कोई इनको सीखे क्या? आज इनको ये बात करनी चाहिए, जब इनको
कि किस तरीके से उस राज्य को, जो बेरोजगारी में देखिए अभी लिस्ट आई थी 3 दिन पहले, यूपी 4.6% से 2.5% आ गई, 2.4%। दिल्ली 15 में आ गई और ये कोई 16-17 में कहीं होंगे, और उसका ध्यान नहीं है क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी टीएमसी के गुंडों को एक तरीके का कामकाज दे रखा है। कोई बड़ी फैक्ट्री टाटा भी थी, चली गई छोड़ के। सब फैक्ट्रियां, कोई फैक्ट्री लगाने को तैयार नहीं है। विश्व का कोई कंपनी भारत में तो आना चाहता है, पर कहता है भैया हम वेस्ट बंगाल में नहीं जाएंगे। ये लेकिन अभी तो बड़े बड़े इंडस्ट्रिस्ट हाथ जोड़ के खड़े थे, तस्वीरें आई थी, आपने भी देखी होंगी। एक बहुत बड़े उद्योगपति, ये भूल गए हैं अभी। एक बहुत बड़े उद्योगपति हाथ जोड़ के खड़े थे बंगाल के अंदर। सुनो तो मेरी पूरी बात हो जाएगा। किस तरीके से टाटा ने छोड़ के वहाँ से गया गुजरात, ये आप सबको मालूम है। किस तरीके से इनके गुंडों लोगों ने इनको थ्रेटन किया था। टाटा ऐसा ग्रुप जो भारत के पुराने ग्रुपों में से सबसे एक है, बड़े ग्रुपों में से एक है। और दूसरी चीज, हाथ जोड़ के सब खड़े होंगे, सबका कहीं ना कहीं कोई बिजनेस करेक्ट होता है, पर कोई भी वेस्ट बंगाल की यदि पूरे भारत में यदि एक लिस्ट बनाई जाए प्रेफरेंस की बिजनेस लगाने की, तो सबसे अंतिम होगी वेस्ट बंगाल। ये मैं कहता नहीं, ये आप जाके किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट से पूछ लीजिए। आज वहाँ पर तो विकास के कार्य हैं, जो रोड बनने के लिए काम है, जो बड़े चीजें हो रही हैं, उसमें भी लोग तैयार नहीं है उनके टेंडर को उठाने के लिए। तो ये स्थिति बहुत पहले बिहार में थी, कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश में भी रही थी, पर उन सब लोगों ने अपने को सुधारा। आज वेस्ट बंगाल उस तरीके की बीमारी से जूझ रहा है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सरकारें चाहे किसी की भी हो, सरकारें एक जीत का समीकरण है, चाहे टीएमसी की हो, भाजपा की हो, कम्युनिस्ट की हो, कांग्रेस की हो, पर यदि विकास नहीं होगा तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। भारत का यदि संपूर्ण विकास चाहिए तो संपूर्ण भारत को आगे बढ़ना चाहिए। जो सार्वभौमिक अधिकार है उनको भी सुरक्षित रहना चाहिए। बिल्कुल। दिलीप यशवर्धन जी, दरअसल देखिए कि वहाँ से सूचना निकल नहीं पाई और बड़े पैमाने पर स्थानीय स्तर पर जो होता रहा वो पता नहीं लग पाया, देश में नहीं पता लग पाया, और इसमें ममता बनर्जी कामयाब रही हैं। तो क्या लगता है कि वो अपने कहीं ना कहीं सूचनाओं को रोकने में कामयाब रहे हैं और शायद इसका लाभ टीएमसी को मिल रहा है? त्रिशूल जी, ममता बनर्जी सूचनाओं को सरकारी तौर पर रोकने में हो सकता हो कामयाब हो, हाँ। लेकिन वो जो घटनाएं घट रही थी वो ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं या उनके समर्थकों के साथ घट रही थी, और वो अपना दर्द लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बता रहे थे। तो सरकारी तौर पर ये सूचनाएं हो सकता है उजागर ना हुई हो, लेकिन आंतरिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को ये बातें पता थी कि बंगाल में उनके कार्यकर्ताओं के साथ क्या सलूक किया जा रहा है टीएमसी के द्वारा। इसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। राष्ट्रपति शासन लगाना ही समाधान नहीं है। राष्ट्रपति शासन बहुत बात की बात है, लगाना इतना आसान भी नहीं है। हालांकि जो गवर्नर वहां बैठे हुए हैं जगदीप धनखड़ जी, वो भारतीय जनता पार्टी के ही हैं, लेकिन वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रक्रिया है और वो समय लगता है, और आप किसी भी जनता के द्वारा चुनी गई सरकार के तुरंत बाद राष्ट्रपति शासन लगा भी नहीं सकते हैं सरकारी तौर पर आप बहुत सारी विसंगतियों को सिद्ध न कर पाए। लेकिन उसके अलावा आप अपने कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए बहुत सारे रास्ते अख्तियार कर सकते थे। सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में बहुत सारी कानूनी पावर होती है, लेकिन आपने नहीं किया। और क्यों नहीं किया मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आपकी कोई मजबूरी थी इसलिए नहीं किया, या इसमें भी कोई राजनीतिक रंग था कि इस तरह की चीजें होंगी तो उसको आगे चलकर हम इसको एक धार्मिक उन्माद का रूप देकर के इसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, जो भी कारण रहा हो। लेकिन आपका समर्थक मारा गया, मर गया, बेघर हो गया, बेइज्जत हो गया और उसका मनोबल टूट गया। अब आप उस तबके के लोगों का जितना भी मनोबल बढ़ाना चाहेंगे, ना तो उनका मनोबल बढ़ेगा और ना उनसे जुड़े हुए लोगों का मनोबल बढ़ेगा। और ये हश्र आपने देख लिया था कि किस तरीके से चुनाव हारने के बाद आपकी पार्टी से लगातार लोग खिसकते चले गए, छोटे भी गए और बड़े भी गए। और कई आपके प्रमुख कार्यकर्ताओं का रोता हुआ वीडियो वायरल हुआ था, जो चीख चीख के आपसे सहायता मांग रहे थे, लेकिन आपने सहायता नहीं दी। आपके पास सेंट्रल फोर्सेस लगाने का पूरा अधिकार है, लेकिन आपने उन अधिकारों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया मैं नहीं जानता। क्या राजनीतिक मजबूरियां थी या सरकारी मजबूरियां थी या कानूनी मजबूरियां थी, लेकिन जिस जनता ने आपके लिए वहां पर दिन रात मेहनत करी थी इलेक्शन में,
उसको बचाना आपकी सामाजिक, राजनीतिक, कानूनी और सरकारी सारी जिम्मेदारियां थी। बिल्कुल। लेकिन आपने वो जिम्मेदारियां उस समय नहीं निभाई। अब दोबारा जब इलेक्शन का समय आ रहा है 2024 में, तो आप फिर से अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए वहां का दौरा शुरू कर रहे हैं। मैं ये जवाब जो दिलीप यशवर्धन जी ने जो कहा है, इसका जवाब मैं शुभेंदु जी आपसे चाहूंगा। देखिए, ये दिलीप यशवर्धन जी क्या कह रहे थे, वहां मिलिट्री लगा देते, सीआरपीएफ भेज देते। आपको देखिए, चुनाव के कम से कम हमने 1 महीने तक वहां पर जो चुनाव के लिए पुलिस गई थी उसको रोक के रखा था, सेंट्रल फोर्स। इस तरीके की हिंसाएं होती हैं तो लोकल पुलिस का काम है कि उन हिंसाओं को रोकना। और ममता बनर्जी कोई एक पार्टी के, टीएमसी के गुंडों की नेता नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं है, वो तो वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री है। उनसे कैसे देखा गया ये कि भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं के साथ रेप कर रहे हैं लोग और वो चुपचाप बैठी रही और देखती रही। और मैं तो ये कहूंगा कि उनके नेतृत्व में हुआ सब ये, वो सबक सिखाना चाहती थी। एक महिला कैसे होकर दूसरी इतनी हजारों महिलाओं के साथ रेप हो रहा था, वो चुप बैठी थी। 7 दिन तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं आया, उसके बाद भी 2-4 शब्द बोले, पुलिस शांत बैठी रही। पुलिस के नजरों में लोग मार रहे थे, रेप हो रहे थे, घटनाएं हो रही थी, इनका रेप हो रहा है, बचाओ, और पुलिस चुपचाप पकड़ी थी। और हम क्या करते, हमने खून का घूंट पिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम भूल गए। हम बदला जरूर लेंगे और आने वाला समय हमारा होगा, ये आप नोट कर लो, यशवर्धन जी भी और मल्होत्रा जी भी। एक और चीज कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। कोई तरीका नहीं था उस समय पर, खाली एक तरीका था कि हम कोई सेंट्रल एजेंसी के माध्यम से जो घटनाएं हो रही हैं उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। कोर्ट तक ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने कहा, बड़ा गलत हो रहा है। और स्टेट गवर्नमेंट देखे, गवर्नर ने लिखा जी, फिर भी ममता बनर्जी और उनके गुटों पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा, लगातार करते जा रहे हैं, कर रहे हैं। और हम यदि एक्शन लेते राष्ट्रपति शासन का, तो आप और सब लोग चैनल पे यही कहते कि हार गए थे, इसलिए उन्होंने इसका बहाना लेके हमने अपने ऊपर धग्गा नहीं लगने दिया। नहीं, लेकिन लोग अगर इस तरह मर रहे हैं और इस तरह उनके संग अत्याचार हो रहा है तो ये भी तो रुकावट होनी चाहिए। तो ना, पुलिस हमारे कंट्रोल में नहीं, क्या वहां पर गृह युद्ध करा दिया जाए? और सबसे पहले तो वहां पर जो रोहिंग्या, जो बांग्लादेशी लोग इकट्ठा है ना, सीएए लगा के, एनआरसी और एनपीआर लगा के पहले तो उनको बाहर करेंगे, फिर देखें कितने गुंडेगर्दी कर रहे हैं ये लोग। ठीक है। और उसके बाद समझ में आएगा कि कौन भारतीय है और कौन भारत को तोड़ना चाहता है। ठीक है। सुमित मल्होत्रा जी, सुन रहे हैं आप अच्छी तरह से? त्रिशूल भाई, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साहब बार बार एक ही शब्द को कह रहे हैं, टीएमसी के गुंडे, टीएमसी के गुंडे। तो पहले तो ये साबित करें कि जो चुनाव के समय पे भारतीय जनता पार्टी में गए थे गुंडे, ये प्रश्न हो चुका। नहीं, ये तो हो चुका प्रश्न। अब नया बात बताइए, आप नया चीज को बोलो। सुनिए, अरे तो जवाब तो देंगे ना। ये बार गुंडे कह रहे हैं, गुंडे, वो गुंडे आज इनके साथ में है ना, इनके साथ में हैं। शुभेंदु अधिकारी, अर्जुन सिंह, कई ऐसे नेता हैं जो इनके साथ में हैं। मतलब आप भी मान रहे हैं टीएमसी गुंडे? नहीं, मैं नहीं, ये तो ये कह रहे हैं ना, मैं तो इनकी बात कह रहे हो गुंडे, ये कह रहे हैं गुंडे। नहीं, हमारे लिए तो वो नेता हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में हो चाहे टीएमसी, वो नेता लोग हैं। आपने कहा कि वो गुंडे वहां चले गए, तो आप भी गुंडा मान रहे हो उनको? अरे नहीं, त्रिशूल भाई कहा दिलीप यशवर्धन जी, बता देंगे भी आपको। त्रिशूल भाई इस चीज को ये क्लियर करें कि गुंडा शब्द, देखिए मैं सम्मानित चैनल में बैठा हूँ, मैं भी पार्टी का प्रवक्ता हूँ, ये भी प्रवक्ता है, तो ये गुंडे वाली भाषा का प्रयोग ना करें। नहीं, आपने ये कहा अभी कि वो गुंडे वहां चले गए तो गुंडे नहीं रहे क्या? तो इसका मतलब पहले भी थे? नहीं, देखिए ये चीजें कहते हैं, इन्हें कहने दीजिए, वहां की जनता सब देख रही है, भारत की जनता भी देख रही है कि क्या ये कहते हैं। और रही बात विकास की, इन्होंने विकास की बात करी थी, तो उत्तर प्रदेश के अंदर सब लोगों ने देखा था, न्यूज़पेपर्स में कितने बड़े बड़े हेडिंग्स छपे थे बंगाल को लेकर के, बंगाल की फोटोएं छापी थी माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, दिखाया था। मैंने एजेंसी से गलती हो अरे गई। बंगाल को कहाँ, पश्चिम बंगाल को उत्तर प्रदेश जोड़ रहे हैं। चलिए
चलिए मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधा चलेंगे मेहमानों के पास। सुमित मेहरोत्रा जी, आपको लगता नहीं है कि नीति बदलनी होगी? जिस तरह हिंसा हो रही है और जिस तरह लगातार इस तरह की खबरें सामने आती हैं, और देखिए मैं आपको बहुत स्पष्ट बता दूं कि भादु शेख का मामला भी आपको पता था और उसके भाई की हत्या हुई ये भी मामला पता था, और ये खबर पूरे बंगाल तक को थी। अवैध खनन को लेकर ये सब हुआ था। तो आपको लगता नहीं है कि ये रोकना होगा और ये एक अच्छी छवि बनानी होगी कि टीएमसी के पास सद्भाव भी है, सद्भावना भी है और अहिंसा भी है? जी सुशील भाई, देखिए जो अहिंसा आप कह रहे हैं हुई कि भादु शेख वाली खनन वाली, तो वो आपसी मसला था। और जो जिस तरीके से जिन लोगों ने आग कहाँ लगाई, आपसी मसला था? लोगों के घर जला दिए, लोगों को घर में जिंदा जला दिया नहीं, सर। नहीं, मुझे आप बताइए, कुंडी बंद करके, दरवाजे बंद करके नहीं जलाया। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं? चलिए छोड़िए, मैं दिलीप यशवर्धन जी से पूछ लेता हूँ। दिलीप यशवर्धन जी, नहीं सुनिए, दिलीप यशवर्धन जी, सीबीआई क्या करने गई है वहां पर? हाई कोर्ट? तो फिर आप ऐसी बात कर रहे हैं सुमित जी, मैं तो कभी आपसे इस तरह की बात नहीं करता। आप हाई कोर्ट और सीबीआई क्या करने गए वहां पर? हाई कोर्ट को क्यों कहना पड़ा, बताइए? त्रिशूल भाई, आप मुझे अच्छा एक बात बताइए, जो इंजर्ड हुए थे, जो लोग जले थे, क्या सरकार ने, क्या वहां पे ममता बनर्जी ने क्या उन लोगों को उठा के जेल में नहीं डाला? एफआईआर नहीं हुई, सख्त कार्रवाई नहीं हुई? मुझे आप बताइए, आप सबने देखा सख्त कार्रवाई हुई है, किसी को बख्शा नहीं गया, चाहे वो किसी पार्टी का हो, चाहे वो टीएमसी का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो। हमें जनता की वहां पे हिफाजत चाहिए। हम जनता के लिए, जनता ने चुना हमें, हम जनता की हिफाजत के लिए काम करते हैं। जनता ने कैसे चुना ये नहीं पता चल पा रहा ना, कैसे चुना ये नहीं चल पा रहा पता, क्योंकि आपके विधायक बोल रहे थे। आप सुनिए, आसनसोल का चुनाव था, विधायक बोल रहे थे कि अगर जो वोट बीजेपी को दिया तो समझ लेना कैसे रहोगे पश्चिम बंगाल में और आसनसोल में। आप खुद टीएमसी के विधायक ये बोल रहे थे। तो वोट कैसे हुआ 3 लाख से ऊपर, ये भी सोचना पड़ता है। ये भी सोचना पड़ता है कि आदमी जीवन का ध्यान रखे कि वोट का ध्यान रखे। ये नहीं है, बताइए। नहीं, ऐसी कोई विधायक ने नहीं बोला, विधायक ने नहीं बोला, विधायक ने बोला या नहीं बोला? नहीं, कहने का मतलब उनका ये नहीं था। क्या मतलब था बताइए? मैं आप ही के चैनल, तो आप हिंदी का एक विद्वान लेके जाया कीजिए वहां पर, जो भाषण देने जाए तो उनका भावार्थ एक व्यक्ति बताए, एक शास्त्रार्थ करके बताए, एक उसका अर्थ बताए, एक उसका फिर बंगाल में पूरा बताए करके कि इसका बंगाली में ये भाव है, हिंदी में ये भाव है, शास्त्रों में ये कहा गया है। ऐसे थोड़ी होता है, जो कहा जाता है सब मायने समझते हैं लोग। कैसी सुमित जी आप बात कर रहे हैं? चलिए मैं पूछ लेता हूँ, सुनिए दिलीप यशवर्धन जी, आपको भी याद होगा एक विधायक ने कहा कि जो वोट दिया ना अगर बीजेपी को, तो समझ लीजिएगा कि कैसे बंगाल में रहोगे और कैसे आसनसोल में रहोगे, ये कहा। अब ये कह रहे हैं उसका भाव कुछ और था। तो लोग इतने विद्वान थोड़ी हैं, कोई बेचारा रिक्शा चलाता है, कोई अपनी रेहड़ी लगा रहा है, उसको क्या पता शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है, ये कोई मंत्र है, दोहा है, इसका इस छंद का क्या उच्चारण है, इसके क्या मायने हैं, ये थोड़ी पता। साफ हिंदी में कहा उन्होंने, समझ लेना। त्रिशूल जी, सुमित जी ठीक कह रहे हैं कि उनका भाव कुछ और था। क्या भाव था? भाव नहीं था, वो कुभाव था। हाँ, कुभाव था और जनता उसको समझ गई। और सुमित जी भी वही बात कर रहे हैं, उनका भाव कुछ और था, क्योंकि भाव नहीं था, वो कुभाव था। वो कुभाव को इन्होंने प्रैक्टिकली भी इलेक्शन के बाद करके दिखाया था। तो जिस जनता ने वहां पर आंखों देखा होगा उसका हाल, और जो गरीब जनता है, और जब वो ये जानती है कि जो राजनीति से जुड़े लोग थे, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, जो पदाधिकारी थे, जब उनके साथ इस तरह का व्यवहार हो सकता है कि घरों से निकाल के सड़क पे मारा जा सकता है, महिलाओं की साड़ी खींची जा सकती है, तो एक आम आदमी की तो कोई औकात ही नहीं है। शुद्ध हिंदी में कहा जाए, यहाँ कोई भाव नहीं, मैं शुद्ध हिंदी में कह रहा हूँ कि आम आदमी की तो कोई औकात ही नहीं। और ये जो वैमनस्यता को बढ़ावा बंगाल में दिया जा रहा है, और पहले भी इस तरह की घटनाएं सुनने में आई हैं कि आपने दुर्गा पूजा पे रोक लगा दी, आपने हाईकोर्ट को कहना पड़ा, हाईकोर्ट को कहना पड़ा ये बात। हाँ, हाईकोर्ट को कानूनी इंटरवेंशन कई बार होते हैं। और ममता बनर्जी हिंदू हैं, लेकिन हिंदुओं के खिलाफ रहती है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, ये हर बार समाचार में प्रसारित। अब ये क्या बीजेपी के कार्यकर्ता है क्या, बताइए? ये दिलीप यशवर्धन जी क्या बीजेपी के कार्यकर्ता है, बताइए? सुमित जी बात होगी वो तो कहनी पड़ेगी ना, नहीं पूछे आपसे, बताओ। नहीं
हम तो ये भी जानते हैं कि भले ही वो जीत गए बाबुल सुप्रियो, लेकिन आज तक बीजेपी ने शपथ नहीं होने दी है वहां पर। आज तक वो विधायक की शपथ नहीं ले पाए हैं। जानी थी चिट्ठी जगदीश धनखड़ को, दे आए विमान बनर्जी को, तो ये भी गलत है भाई। जिस तरीके से हो रहा है वहाँ पे कि आप किसी एक चुने हुए कैंडिडेट को, चाहे वो एमपी हो चाहे वो एमएलए हो, उन्हें आप शपथ देने से करने से रोक रहे हैं। ये केंद्र सरकार जो कर रही है वहाँ की जनता सब देख रही है। थोड़ा समय रुकिए, अच्छा होगा, शपथ लेंगे और काम करेंगे। फिर ऐसा बयान देंगे कि जो बीजेपी ने किया है उसका गिन गिन के बदला लेंगे, ऐसा बयान देंगे। और वो विधायक जिन्होंने बयान दिया था उपचुनाव में, पूर्वी वर्धमान के विधायक हैं, वो भी देखना इस बार मंत्री हो जाएंगे। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, ये बड़ी देखिए, ये शायद त्रिशूल भाई सबने देखा, ऐसे तो हम सबने देखा है कि जिस समय विधानसभा का चुनाव हो रहा था, रिजल्ट नहीं आए तो उससे पहले इनके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा था कि टीएमसी के गुंडों को जान बचाना मुश्किल पड़ जाएगा, समझ लेना हमारी सरकार आ रही है, हमारी सरकार आ रही है। सबने देखा था, सारे चैनल पे चला था। क्या आज वो दिन आप भूल गए हैं? ये उसी का परिणाम था कि इन्होंने जिस तरीके से वहां पे कहा है कि जान बचाना मुश्किल पड़ जाएगा, तो आज वहां की जनता इन्हें आईना दिखाने का काम करा है कि इनकी सरकार नहीं बनी। और आगे भी मैं आपके चैनल पे बैठ के कहता हूं, 2024 का चुनाव आप देखिएगा, इन्हें वहां पे जितने इनके 17 सांसद आए थे वो भी शायद शून्य हो जाएं आने वाले समय में। आप वहां पे अराजकता फैलाने गए हैं, लड़ाई दंगा करने का। इनका केवल एक ध्येय ये रहता है कि किसी तरीके से हम लड़ाई दंगा करें, अराजकता फैलाएं, हिंदू मुस्लिम कहाँ वो तो मुस्कुरा रहे हैं, देखिए कहाँ मुस्कुरा रहे हैं शुभेंदु शेखर अवस्थी, तो अभी तक गुस्सा नहीं हुए, कुछ भी नहीं बोले। त्रिशूल भाई आप मुझे बताइए, क्या उत्तर प्रदेश के अंदर प्रयागराज के अंदर रेप होता है? वो कोई कहने वाला नहीं है। कोई कहता है राम राज्य है, साहब राम राज्य है, साहब राम राज्य। अरे कैसा राम राज्य? सवाल सबके ऊपर पूछे जाते हैं, चंदौली से लेके और लखीमपुर खीरी, सवाल सबके ऊपर पूछे जाते हैं। आप ये देखिए ना कहिए, लेकिन जहाँ लोमहर्षक होता है वहाँ ज्यादा सवाल उठता है। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, देखिए त्रिशूल जी, इन्होंने क्या कहा, जवाब देते देते बोलते बोलते रह गए कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम टीएमसी गुंडों बताएंगे और इसके कारण टीएमसी के गुंडों ने फिर बदल गए, टीएमसी के गुंडों की जगह जनता ने इनको हरा दिया। देखिए ये इनको खुद मालूम है। यदि सुमित जी कभी सुमित जी जवाब सुन लीजिए भाई, जवाब सुन लीजिए। चैनल पे बैठे हैं, आपको सब जने देख रहे हैं, गुंडे वाला शब्द मत कहिए। गुंडा कोई नहीं है, गुंडे आप क्या हैं, गुंडा आप क्या चल रही है। चलिए सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। गुंडा मैं तो साफ साफ कहूंगा, आपको गलत लगता है तो हम पर एफआईआर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी चीज है कि अब डर लगना खत्म हो गया। सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए। अरे भाई सुन लीजिए, जनता ने इस बार भी करा है, सुन लीजिए। सुमित जी, हम लोग एक अच्छी राजनीति को लेकर देश को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका भी सहयोग चाहिए, आपका भी सहयोग चाहिए। मेरी बात सुन लो, आपके यहाँ पर यदि कोई गलत है, कुछ कमियां हैं, तो आप उसको सुधारो और अपनी इमेज ठीक करो। आज पूरे देश में कहीं भी कोई बैठा होता है, टीएमसी और वेस्ट बंगाल की एक गलत स्टेट में तुलना करी जाती है, और उससे खराब स्थिति कहीं किसी की नहीं होगी। जनता सबसे ज्यादा गरीब है तो वेस्ट बंगाल में है। मैं कहता हूं कि कुछ सुधारों का काम करो, हम आपके साथ हैं। हमसे जो भी मदद चाहिए, केंद्र से जो मदद चाहिए, परंतु इस तरीके से चुनाव तो होते रहेंगे, हर साल 5 साल में आएंगे, फिर कुछ हो जाएगा, फिर लोकसभा के चुनाव आ जाएंगे। पर इस तरीके से लोगों को मारना, रेप करना ना आपको शोभा देता है, ना ही आपकी पार्टी को बहुत आगे तक ले जा पाएगा। आज जिस कम्युनिस्ट पार्टी ने ये सब डेवलप किया, उसका नक्सलवाद आज भी हम छत्तीसगढ़, कर्नाटक में झेल रहे हैं, झारखंड में, और सदियों लगती है इस चीज को खत्म करने में। बिल्कुल, समय समाप्त हो रहा है। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, सुमित मेहरोत्रा जी, दिलीप यशवर्धन जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। अमित शाह का पश्चिम बंगाल का दौरा दरअसल डैमेज कंट्रोल है या कोई ऐसी नीति जो आगामी समय में दिखने वाली है, क्योंकि बीजेपी जो कहती है वो करती नहीं है, और जो करती है वो बिल्कुल नहीं कहती। तो शायद आने वाले दिनों में कुछ दिखे इस दौरे का असर। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़।